हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस की। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा रहेगा मोल कंसेप्ट। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, तो हेडिंग लगाइए। टॉपिक है मोल कंसेप्ट। पूरा डिटेल में लेके चलेंगे ये होता क्या है, ठीक है। अब मोल्स जो है वो हमें बताते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। और इसके साथ साथ यहाँ से हमें एक रिलेशन और मिलता है, और वो रिलेशन होता है मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। कैसे होता है देखते हैं। तो अगर हमें डिफाइन करना पड़े मोल को, तो एक तो मोल के लिए स्मॉल एन का यूज किया जाता है। स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and also provide a relation between mass of substance and number of particles of substance, particles of substance, ठीक है। ये हमें अमाउंट तो दे ही रहा है कि 1 मोल के अंदर किसी भी सब्सटेंस का या कोई केमिकल कंपाउंड हो या कोई एलिमेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, उसका कितना अमाउंट आएगा। और उसके साथ हम इससे क्या निकाल सकते हैं, ये एक हमें रिलेशन भी देगा। किसके साथ, जो जुड़ा होगा मास ऑफ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस का कितना मास हमने लिया और उस मास के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए उस सब्सटेंस के। क्लियर। यानी कि मोल कंसेप्ट को दो अलग अलग हिस्सों में हम डिवाइड करके सोल्व करेंगे। एक हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास और एक हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, और लास्ट में हम इनको करेंगे कंबाइन। क्लियर। तो पूरा डिटेल में करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ मास। क्लियर। मास में हम सोल्व करेंगे। एक चीज ध्यान रहे कि जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो कोई एलिमेंट भी हो सकता है या वो कोई कंपाउंड भी हो सकता है। क्लियर। एक चीज हमें पता है कि अगर पार्टिकल्स की बात की जाए तो एलिमेंट का जो पार्टिकल है स्मॉलेस्ट वो एटम होता है, आपको पता है। तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है, हमने पूरा डिटेल में कवर किया है। क्लियर। तो अब अगर हमें लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि दो अलग अलग चीज आ गई। सब्सटेंस को हम एलिमेंट के फॉर्म में भी ले रहे हैं, कंपाउंड के फॉर्म में भी ले रहे हैं। क्लियर। तो कैसे हो जाएगा, यानी कि अब देखो, अगर हम मोल्स निकाल रहे हैं तो हम हमेशा 1 मोल के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, 1 मोल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके। तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट जो होगा, 1 मोल ऑफ एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होता है बेटा ग्राम मोलिकुलर मास। इसके इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मास। इसके इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मास। एलिमेंट की बात है तो ग्राम एटॉमिक मास। वही अगर मैं निकाल रहा हूं 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड अगर मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि ये टर्म्स हमने कर ली लास्ट लेक्चर में, हमने एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किया है। मोल के अगर कंपाउंड के लिए है तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस चीज को रखे ध्यान। क्लियर। ओके। एग्जांपल अगर लेना पड़े, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने लिया 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 ग्राम। ओके। और यही अगर मैंने 1 मोल ऑफ जैसे वाटर लिया तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18 ग्राम। अब ध्यान देना, यहां पर एलिमेंट है और यहां पर
एक कंपाउंड हमने लिया, एलिमेंट हमने कार्बन लिया है, कंपाउंड हमने वाटर लिया है, तो वो किसके इक्वल होगा? मोल ले रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास की, कंपाउंड ले रहे हैं तो ग्राम मोलिकुलर मास की। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 यूनिफाइड होता है, लेकिन ग्राम में यूनिफाइड की जगह यूनिट आ जाएगा ग्राम। वाटर का मोलिकुलर मास है वो 18 यूनिफाइड होता है, लेकिन हम ग्राम मोलिकुलर मास ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। तो ये ध्यान रखना कि जो मोल है वो अगर एलिमेंट का है तो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है, और कंपाउंड का है तो ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल है। क्लियर? जल्दी नोट कीजिए, ठीक है? ओके, चाहो तो आप इनको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है? पूरा वर्ड्स में लिख सकते हैं, हमने सिंपल यहाँ पे साइन का यूज करके दो फॉर्मूला टाइप हमने सोल्व कर दिया। ओके, अब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल कोई भी लिया जा सकता है, जैसे मैंने वाटर लिया है, अब फॉर एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन गैस आपने लिखा तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम, ठीक है? ओके, अब लेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हमें पार्टिकल्स का यूज करना पड़ेगा, जो हमने बताया कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो एटम और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल। तो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, अब अमाउंट जो डिसाइड हो गया कि 1 मोल में कितना अमाउंट लिया जाता है, तो एलिमेंट में ग्राम एटॉमिक मास इक्वल आ गया और मॉलिक्यूल में ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल आ गया, तो अमाउंट तो हो गई डिसाइड। अब किसकी बात है? पार्टिकल्स की। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था ना एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, तो जो साइंटिस्ट हैं एवोगैड्रो, ठीक है? तो जो एवोगैड्रो थे उन्होंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स किया और उन्होंने एक नंबर दिया जिसको बोला गया एवोगैड्रो नंबर। और ये जो नंबर था ये क्या फाइनल कर रहा था? एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा था, किसके अंदर? 1 मोल में। यानी कि जो एवोगैड्रो नंबर आएगा वो क्या बताएगा? पार्टिकल्स इन 1 मोल। क्या बताएगा? पार्टिकल्स इन 1 मोल। 1 मोल में जैसे मास फाइनल हुआ, अमाउंट फाइनल हुई, वैसे ही 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आए, तो वो पार्टिकल्स किसके इक्वल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया था जिसको Na से लिखा जाता है, ओके? और जो नंबर था वो था 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स, ओके? यानी कि Na का वैल्यू था ये, Na इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तो दो तरीके के होंगे, एक एटम की फॉर्म में, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो कैसे होगा? तो अब अगर मुझे डिसाइड करना पड़े 1 मोल ऑफ एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा? 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम्स। और अगर मुझे लिखना पड़े 1 मोल ऑफ कंपाउंड, तो वो क्या हो जाएगा? 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। इस बात को देखिए, एवोगैड्रो ने एक नंबर फिक्स किया एलिमेंट और कंपाउंड के लिए, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमारे पास एक फिक्स नंबर होता है, क्लियर? ठीक है, तो वो जो नंबर है वो पार्टिकल्स के लिए, तो अगर एलिमेंट ले रहे तो पार्टिकल एटम की फॉर्म में होगा, कंपाउंड ले रहे तो पार्टिकल मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा, क्लियर? एग्जांपल अगर सोल्व करना पड़े, जैसे कि सेम ले लेता हूं मैं, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट है, तो इसमें कार्बन के कितने एटम्स होंगे, तो ये सेम वैल्यू आएगा। इसको आप कुछ इस तरीके से समझेंगे, ओके? 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट जो अगर हमने लिया है उसमें एवोगैड्रो नंबर यानी कि पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे? एटम्स की फॉर्म में आ जाएंगे, और एटम्स किसके होंगे? कार्बन एलिमेंट की। ये चीज समझना शायद कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और 1 मोल ऑफ, जैसे अगर मैं ऑक्सीजन गैस ले रहा हूं तो वो क्या आ जाएगा? 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन
गैस। ये लो जी, बिल्कुल सिंपल। यानी कि 1 मोल इक्वल टू हमने दो वैल्यूज निकाल दी, एक हमने मास की फॉर्म में निकाल दी और एक हमने पार्टिकल्स की फॉर्म में निकाल दी, दोनों है 1 मोल इक्वल। इसका मतलब अगर हम इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म बना दें, इन दोनों की अगर हमें कंबाइंड फॉर्म बना दें, अच्छा इसको आप थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि 1 मोल इक्वल टू Na, एवोगैड्रो नंबर। ओके ओके जी। अब हम लिखते हैं इनका कंबाइंड फॉर्म कि दोनों को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 मोल इक्वल हमने रिजल्ट निकाला है, ठीक है, 1 मोल हमने निकाला है। इस बात को ध्यान रहे कि जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मोलिकुलर मास है, वो 1 मोल इक्वल है। अगर मैं कहीं पे 2 मोल ले रहा हूं तो वो अमाउंट यानी कि वो मास भी डबल हो जाएंगे, अगर मैं पार्टिकल्स ले रहा हूं तो पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं इनका कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म कैसे, क्योंकि अलग अलग रिजल्ट थे, अब मैं उनको कंबाइन कर रहा हूं तो मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1 मोल इक्वल टू, या मैं पहले जैसे कि मैं एलिमेंट के लिए लिखूं, एलिमेंट के लिए लिखूं अगर मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 1 मोल इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 एटम्स। अब मैंने देखो दोनों रिजल्ट कंबाइन कर दिए तो हमारे पास तीनों इक्वल टू में आ गए, 1 मोल इक्वल टू मास की फॉर्म में आ गया, फिर आगे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ गए, क्योंकि दोनों इक्वल थे। और अगर यही मैं या इसका मैं साथ साथ एग्जांपल भी लिखूं, तो एग्जांपल जैसे कि 1 मोल ऑफ कार्बन अगर मैं लिख रहा हूं तो मेरे पास पता है 12 ग्राम आएगा, और इस 12 ग्राम में मेरे पास पार्टिकल होंगे, वो एवोगैड्रो नंबर होगा 10 टू पावर 23 एटम्स। क्लियर। या मैं एलिमेंट चेंज कर देता हूं, अगर मैंने यही सेम निकाला जैसे कि नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा 14 ग्राम हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ जो एटम्स है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे ये चीजें सेम कंडीशन के लिए होती है। ओके, कार्बन 12 ग्राम में भी इतने एटम्स हैं जितने नाइट्रोजन के 14 ग्राम में है। क्लियर। अब लिखते हैं कंपाउंड की फॉर्म, कंपाउंड के लिए, तो कंपाउंड के लिए क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 मोल इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल अब क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल। एग्जांपल जैसे कि 1 मोल ऑफ वाटर मैंने लिया तो कितना आ जाएगा 18 ग्राम आ जाएगा, और 18 ग्राम में जो पार्टिकल होंगे वो ये सेम नंबर होगा। इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, लेकिन पार्टिकल्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे। अगर मैंने कंपाउंड चेंज किया, जैसे कि 1 मोल ऑफ मैंने ऑक्सीजन गैस लिखा तो वो 32 ग्राम हो जाएगा, लेकिन 32 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल के नंबर्स हैं वो सेम रहेंगे। तो ये तो था इनका कंबाइंड रिजल्ट। क्लियर। ओके, कि दोनों को हम कैसे रिलेट करके लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें चीजें दे दी जाए, जैसे कि मास दे दिया जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया जाए, तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो अभी तक क्या सीखा कि 1 मोल इक्वल होता क्या क्या है, ठीक है, 1 मोल को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आता है कैलकुलेशन, यानी कि हाउ वी फाइंड द मोल, मोल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि अब मोल को हमने लिखा स्मॉल एन से, ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं मास के लिए, मास से हम कैसे निकालेंगे, तो जी मोल होता है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास।
मोल अगर निकालना है तो जिस कंपाउंड का हमें मास दे रखा है डिवाइड बाय उसका मोलिकुलर मास या मोलर मास। मोल को लिखा हमने n से, गिवन मास होता है स्मॉल m, मोलर मास या मोलिकुलर मास होता है कैपिटल M। ओके, क्लियर? ठीक है, हाँ जी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें दे दिया जाए कि 8 ग्राम अन्यवच, ठीक है, 8 ग्राम अन्यवच दे दिया गया और इसके हमें निकालने हैं मोल। क्या निकालने हैं? मोल निकालने। तो यहाँ पे जो गिवन मास है वो 8 ग्राम है। मोलर मास या मोलिकुलर मास अन्यवच का कितना होता है? अन्यवच का आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 40, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ओवरऑल कितना आएगा 40। फॉर्मूले में डालेंगे n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 8/40 इज इक्वल टू 1/5 यानी कि 0.2 मोल। यानी 8 ग्राम में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.2 मोल बनते हैं। क्लियर? ऐसे आप निकाल सकते हो। ओके, इसका अपोजिट भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास अब 3 क्वांटिटी है n, m और m। तीन में से कोई भी दे दिया जाए तो तीसरा निकाला जा सकता है। अभी हमारे पास ये दो हैं तो हमने मोल निकाला, इनको कैसे भी यूज किया जा सकता है। तीन में से दो वैल्यू हमें चाहिए। अब अगर हम पार्टिकल्स की फॉर्म में निकाल रहे हैं, पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो भी सेम होगा। क्या होगा? मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na का वैल्यू, यानी कि n इज इक्वल टू n नोट डिवाइड बाय Na और Na यानी कि 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। ओके, गिवन पार्टिकल दे रखे हैं वो आप डाल दो और एवोगैड्रो नंबर, तो फॉर्मूला आ गया n इज इक्वल टू n नोट डिवाइड बाय Na। अब देखो जैसे हमने उन रिजल्ट को कंबाइन किया था, इन दोनों को भी कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। कैसे? मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू m यानी गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास ये दोनों का फॉर्मूला आ गया। यानी कि इन फॉर्मूला में हमारे पास तीन वेरिएबल्स थे, इसके अंदर हमारे पास 4 है। इनका भी यूज हो सकता है, दो यहाँ से दो यहाँ से, इक्वेट करा के भी इसको यूज किया जा सकता है। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा मोल कंसेप्ट, पूरा डिटेल में हमने कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स।